ये सुनते ही हनीफ ने कहा, अरे नहीं, तुम तो वाकई में कोई पीर बन गए हो। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम इस शैतानी चीज़ को यहाँ से भगा दोगे। काफ़ी इल्म सीख लिया है तुमने, बाबू ने कहा। काफ़ी तो नहीं सीखा, लेकिन जितना सीखा है इससे अच्छे से कर लेता हूँ, आमना ने बाबू से कहा। पीर साहब, गुज़िश्ता रात मेरे शोहर और बेटे को इस मनहूस ने बहुत तंग किया था। आप कोई पक्का हल कीजिएगा इस मनहूस का। ये सुनते ही बाबू ने कहा, ज़रूर करूँगा, लेकिन इससे पहले मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ है और कहाँ से आई है, और ऐसे ही लोगों को तंग क्यों कर रही है। इसके बाद ही इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ये सुनते ही आमना ने हाँ में सर हिलाया और फिर कहने लगी, अच्छा पीर साहब, आप अब्बू से गपशप करें, फिर मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बाबू ने कहा, शुक्रिया बेटी। इसके बाद बाबू हनीफ के साथ दोबारा गपशप करने लगा और सुमेरा आमना के साथ किचन में चली गई। फिर कुछ देर गुजरी थी कि रफ़ीक भी ट्रक लेकर आ गया और हनीफ ने रफ़ीक को बताया। तो रफ़ीक ने कहा, अब्बू मैं तो पहले ही इस नादान लड़की को अकेले भेजने के हक़ में नहीं था, फिर भी ये ज़िद्दी मेरी बात नहीं सुनती। अभी मैं पूछता हूँ जाकर इसे। ये कहते हुए रफ़ीक सुमेरा की तरफ जाने लगा तो बाबू ने कहा, रुक जाओ रफ़ीक, इसमें इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, बल्कि कसूर इस मनहूस चीज़ का है जो कि यहाँ वहाँ घूम कर लोगों को परेशान कर रही है। ये सुनकर रफ़ीक रुक गया और बाबू से कहने लगा, चाचा कुछ भी करके बस इस मनहूस औरत से हमारी जान छुड़ा दें, क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरे बेटे की शादी है, और ऐसे में अगर शादी में शामिल होने वाले लोगों में किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। ये सुनते ही बाबू ने रफ़ीक से कहा, बेटा तुम इत्मीनान रखो, बस कुछ ही देर में शाम होने ही वाली है, मैं कुछ करता हूँ इस बारे में। इतने में रफ़ीक ने हनीफ से कहा, अब्बू चाचा ने खाना वगैरह खाया है। ये सुनते ही बाबू ने कहा, हाँ बेटा, हमने खाना भी खा लिया और चाय भी पी ली है। तो रफ़ीक बाबू से कहा, ठीक है चाचा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी खाना खा लूँ। बाबू ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम खाना खाओ और आराम करो, और तब मैं तुम्हारे अब्बू से गपशप कर रहा हूँ। ये सुनकर रफ़ीक खाना खाने चला गया और बाबू फिर से हनीफ के साथ गपशप में मसरूफ़ हो गया। फिर कुछ देर बाद शाम हो गई तो रफ़ीक बाबू के पास आया और बाबू ने कहा, चलो रफ़ीक चलकर ज़रा इस इलाके का मुआयना करते हैं। रफ़ीक ने कहा, ठीक है चाचा। ये कहते हुए रफ़ीक बाबू के साथ घर से बाहर निकल आया और इलाके में चक्कर लगाने लगा। इतने में बाबू ने कहा, रफ़ीक हमें वीरानी की तरफ जाना चाहिए। तो रफ़ीक ने कहा, चाचा धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आप कहें तो मैं मोबाइल की लाइट जला लूं। ये सुनते ही बाबू ने कहा, हरगिज़ नहीं, हमें ऐसे अंधेरे में ही घूमना है ताकि वो हमारे सामने आ सके। ये कहते हुए बाबू रफ़ीक के साथ खेतों के रास्ते पर चल रहा था कि अचानक बाबू ने रफ़ीक से कहा, रुक जाओ बेटा। ये सुनते ही रफ़ीक ने पूछा, क्या हुआ चाचा? तो बाबू ने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो ये वही है। ये सुनकर जैसे ही रफ़ीक ने इस तरफ देखा तो वो मनहूस औरत खेत में लेटी हुई दिखाई दी, जो कि हाथ में बकरे का धड़ पकड़कर इसे लेटे ही खा रही थी। ये देखते हुए अचानक रफ़ीक के पूरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। इस वक्त रफ़ीक को ठंडे पसीने आने लगे और थर थर कांपने लगा, जिसकी वजह से रफ़ीक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। इतने में बाबू ने रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, बेटा मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बहुत डरे हुए हो, और सच कहूँ तो मैं भी पूरी तरह से डरा हुआ हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी इतनी बड़ी और ख़तरनाक चीज़ नहीं देखी। इसको देखते ही ये अंदाज़ा हो रहा है ये ज़रूर आदमखोर भी हो सकती है, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम घर वापस चले जाओ, क्योंकि इसे देखने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं अपने साथ तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए मेरा ख्याल है तुम्हें चुपचाप घर वापस चले जाना चाहिए। बाकी मैं इसका तौक़ुफ़ करके देखता हूँ इसका बसेरा किस जगह पर है, इसके बाद ही मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एक बात तो साफ है, ये कोई आम हवाई चीज़ नहीं है, बल्कि ये मेरे अंदाजे कहीं ज़्यादा अलग और ख़तरनाक है। इसके पीछे जाना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। बहरहाल मुझे ये करना ही होगा, इसीलिए अब तुम जाओ। बाबू की ये बात सुनते ही रफ़ीक ने कहा, नहीं चाचा, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं डरा हुआ ज़रूर हूँ, लेकिन आपके साथ हूँ। अभी रफ़ीक ये बात कर ही रहा था कि वो मनहूस औरत उठी और अजीब सी आवाज़ में घबराते हुए नहर वाले रास्ते की तरफ जाने लगी। ये देखते ही बाबू रफ़ीक पास ही में पानी के ट्यूबवेल के पीछे छुप गए। इतने में बाबू ने रफ़ीक से
सरगोशी में कहा, वो इधर ही से गुजरने वाली है। जैसे ही वो ट्यूबवेल के पास आएगी तो तुम कुछ देर के लिए सांस रोक लेना। जब तक वो हमसे 7 कदम दूर न चली जाए सांस मत छोड़ना, वरना वो हमें संभलने का मौका भी नहीं देगी। ये सुनते ही रफ़ीक ने अपनी कामती हुई गर्दन को हाँ में हिलाया और दोनों चुप कर इसे अपनी तरफ आता हुआ देखने लगे। और जैसे ही वो मनहूस गराती हुई ट्यूबवेल के पास आई तो इसी वक्त रफ़ीक और बाबू ने अपनी सांस रोक ली। इसी दौरान वो औरत अपनी भयानक सी शक्ल को ट्यूबवेल के पास लाई और कुछ सूंघने की कोशिश करने लगी, जबकि इस दौरान बाबू रफ़ीक की हालत पूरी तरह ख़राब हो रही थी। इतने में अचानक दूर से कोई बाइक नहर की तरफ जाती हुई दिखाई दी तो इस मनहूस औरत ने भी बाइक की तरफ देखा और जल्दी से अपने बड़े बड़े उल्टे पैरों से भागती हुई इस बाइक के पीछे चली गई। ये देखकर बाबू भी बुरी तरह से कांप रहा था और इस मनहूस के जाते ही रफ़ीक ने तेज़ी से सांस छोड़ते हुए कहा, चाचा इसकी शक्ल तो बहुत ही डरावनी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा खूंखार जानवर सूंघते हुए हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। सच में इसका कद बहुत बड़ा है और चाचा इसके पाँव देखे हैं आपने? इसके पाँव की एड़ियाँ उल्टी तरफ थी और पंजे पीछे की तरफ थे। ये सुनते ही बाबू ने कहा, हाँ तुम कह ठीक रहे हो, पर पता नहीं क्या हुआ है, मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो रही है। रफ़ीक ने कहा, तो चाचा चलें फिर वापस घर चलते हैं। बाबू ने कहा, नहीं मैं भी घर नहीं जा सकता, मुझे लगता है वो इस मोटरसाइकिल वाले को अपना शिकार बनाने गई है, इसलिए मुझे इसकी मदद करनी होगी। ये कहते हुए बाबू नहर की तरफ भागने लगा तो रफ़ीक ने कहा, चाचा रुक जाएं, आपकी तबीयत पहले ही ख़राब हो रही है। बाबू ने रुकते हुए कहा, बेटा तुम घर जाओ, मेरी फिक्र नहीं करो, मैं अभी जाकर वापस आता हूँ, कहीं वो मनहूस किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। ये कहते हुए बाबू नहर की तरफ बढ़ने लगा तो रफ़ीक ने कहा, ठीक है चाचा आप आहिस्ता आहिस्ता चलो, तब तक मैं ट्रक ले आता हूँ, जल्दी पहुँच जाएंगे। ये कहते हुए रफ़ीक घर की तरफ भागा और वहाँ से ट्रक लेकर बाबू के पास आया और बाबू से कहा, आ जाओ चाचा। ये सुनते ही बाबू जल्दी से ट्रक में बैठ गया और वो दोनों नहर की तरफ चले गए। नहर के पास जाते ही धुंध की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया तो रफ़ीक ने ट्रक की रफ्तार कम कर ली। इस दौरान बाबू इस बाइक वाले को देखने की कोशिश कर रहा था कि अचानक बाबू की नज़र नहर के किनारे पर पड़ी तो अचानक बाबू को कोई नहर के किनारे पर चमकती हुई आंखें दिखाई थी जो कि ट्रक की तरफ देख रही थी। इसी वक्त बाबू ने रफ़ीक से कहा, बेटा इसे हमारे आने का पता चल गया है। अभी बाबू ये बात कर ही रहा था कि अचानक ट्रक की रफ्तार बिल्कुल कम हो गई। इसी दौरान रफ़ीक ट्रक की रेस पर बार बार पाँव मारते हुए बोला, अरे अब इसको क्या हो गया है? ये देखते हुए बाबू ने रफ़ीक से पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई गड़बड़ हो गई है इसमें? रफ़ीक ने कहा, पता नहीं चाचा, ट्रक रफ्तार ही नहीं पकड़ रहा। अभी रफ़ीक जी कह ही रहा था कि अचानक ट्रक के पीछे वाले हिस्से पर धमक की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ट्रक में कोई भारी भरकम चीज़ फेंक दी हो। इसी वक्त रफ़ीक ने हैरत से बाबू की तरफ देखा तो बाबू ने अपने मुंह पर उंगली रख कर खामोश रहने का कहा। इसी दौरान ट्रक के पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसे वो बाबू ने कहा, वो ट्रक पर आ गई है। ये सुनते ही रफ़ीक डर से कांपते हुए बोला, अब हम क्या करेंगे? बाबू ने कहा, अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये कहते हुए बाबू ने अपने थैले से एक पानी की बोतल निकाली और इसे खोलकर इसमें मौजूद पानी पर कुछ पड़ने लगा। फिर बाबू ने इस पानी पर फूंक मारी और बोतल बंद करके रफ़ीक की तरफ देखते हुए बोला, देखो बेटा, मैं इस मनहूस का सामना करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे करीब मत आना, बल्कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले यहाँ से निकल जाना। ये कहते हुए बाबू पूरी तरह से डरा हुआ था। इसके चेहरे पर खौफ की लहर साफ दिखाई दे रही थी। ये देखते हुए रफ़ीक ने कहा, चाचा अगर आपको कुछ हो गया तो? बाबू ने कहा, बेटा अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने सामने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। अब ट्रक रोक दो, क्योंकि जब तक वो ट्रक पर मौजूद है हम इसके चुंगल से नहीं निकल सकते। इसीलिए मैं इसे ट्रक से नीचे उतारने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही वो मेरे पीछे जाने लगे तो इसी वक्त तुम ट्रक चलाकर यहाँ से निकल जाना और याद रहे आयतुल कुर्सी पढ़ते रहना। ये सुनकर रफ़ीक ने हाँ में सर हिलाया और ट्रक रोक दिया। फिर बाबू ने अपने कांपते हुए हाथ से धीरे धीरे ट्रक का दरवाज़ा खोला और जैसे ही बाबू ट्रक से नीचे उतरा तो इसी वक्त एक ज़ोरदार खौफनाक सी घबराहट की आवाज़ सुनाई दी। तो बाबू जल्दी से ट्रक के पीछे वाली साइड की तरफ भागा। इतने में अचानक फिर से धमक की आवाज़ आई। इसे सुनते ही रफ़ीक ने फ़ौरन
ट्रक के दरवाजे की तरफ से बाबू को देखना चाहा तो वो मनहूस औरत इस बिल्कुल ट्रक के साथ खड़ी बाबू की तरफ देख रही थी। इस दौरान इसके पाँव के बड़े बड़े पंजे रफ़ी की तरफ थे। ये मंजर देखते ही रफ़ी की हालत बुरी तरह ख़राब होने लगी तो रफ़ीक ने जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और अपने कांपते हुए हाथ से ट्रक स्टार्ट किया और फ़ौरन वहाँ से घर की तरफ जाने लगा। तो इसी वक्त इस मनहूस औरत ने ट्रक को पीछे से पकड़ लिया और दोबारा इस पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। तो इसी वक्त बाबू ने आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए बोतल का पानी इस मनहूस पर फेंका तो इस मनहूस औरत की चीखें निकल गई। इसी वक्त इस मनहूस ने ट्रक को छोड़ दिया और घबराती हुई बाबू की तरफ बढ़ी तो बाबू ने बोतल में बाकी बचा पानी भी इस पर फेंक दिया तो वो बाबू से दूर हटने लगी। बाबू मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ इसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो घबराते हुए बाबू की तरफ देखकर अपना खौफनाक मुंह खोलने लगी। जैसे जैसे बाबू उसकी तरफ बढ़ रहा था वैसे ही वो भी बाबू की तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता से पीछे हट रही थी। इस दौरान इस मनहूस के पीछे से हल्की सी लाइट नजर आई। अभी बाबू इसकी तरफ देख ही रहा था कि अचानक एक मोटरसाइकिल वाला कहीं से आते हुए धुंध की वजह से इस मनहूस औरत से टकरा गया। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो इस मनहूस औरत ने इसे गर्दन से पकड़ लिया। ये देखते हुए बाबू इस बाइक वाले को बचाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वो मनहूस औरत इस बाइक वाले को घसीटते हुए नहर की तरफ भागी। अभी बाबू इससे कुछ ही कदम दूर था कि इस मनहूस औरत ने बाइक वाले को नहर में फेंका और खुद भी इसके पीछे नहर में कूद पड़ी। इसी दौरान बाबू भी भागकर नहर के किनारे पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अभी बाबू नहर की तरफ देख ही रहा था कि अचानक इस मनहूस ने नहर से अपना सर बाहर निकाला तो इसके मुंह में इस बाइक वाले का सर था और वो अपनी चमकती हुई खौफनाक आंखों से बाबू को घूर रही थी। ये देखते ही बाबू जल्दी से वहां से दूर हट गया और रफ़ीक के घर की तरफ भागने लगा। अभी बाबू कुछ ही दूर गया था कि एक और बाइक वाला बाबू के पास से गुजरा और कुछ कदम आगे जाकर रुक गया और मुड़कर बाबू की तरफ देखने लगा। बाबू भागकर इस बाइक वाले के पास गया तो इस बाइक वाले ने बाबू से पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ, इस वक्त कहाँ भाग रहे हो? बाबू ने हाँफते हुए अपने पीछे देखा, फिर लंबी लंबी सांस लेते हुए इस बाइक वाले से कहा, बेटा मुझे थोड़ा ही दूर जाना है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे क्या थोड़ा आगे तक ले चलोगे? ये कहते हुए बाबू कांपते हुए बार बार नहर वाले रास्ते की तरफ देख रहा था। बाइक वाले ने कहा, अच्छा ठीक है बैठ जाओ। ये सुनते ही बाबू जल्दी से बाइक पर बैठ गया और बाइक वाला बाबू को लेकर चल पड़ा। रास्ते में इस बाइक वाले ने बाबू से पूछा, वैसे बड़े मियाँ आप कहाँ से आए हैं? मेरा मतलब है मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा और आपने जाना कहाँ है? बाबू ने कहा, बेटा दरअसल मैं यहाँ अपने बचपन के दोस्त से मिलने आया था, फिर उसी के एक ज़रूरी काम के लिए घर से निकला और अब वो काम निपटा कर वापस दोस्त के घर जा रहा हूँ। ये सुनते ही बाइक वाले ने पूछा, वैसे आपके बचपन के दोस्त कौन हैं, कहाँ रहते हैं? मेरा मतलब है मैं भी इसी इलाके का रहने वाला हूँ, इसलिए यहाँ जितने भी घर हैं तकरीबन मैं सभी को जानता हूँ। और आपके दोस्त का नाम क्या है? बाबू ने कहा, मेरे दोस्त का नाम हनीफ उर्फ बाबा हनीफा है। ये सुनते ही बाइक वाले ने मुड़कर बाबा की तरफ देखते हुए कहा, क्या बाबा हनीफा? बाबू ने कहा, हाँ क्यों तुम जानते हो इन्हें? बाइक वाले ने हंसते हुए कहा, जी जी क्योंकि वो मेरे दादाजी हैं। ये सुनते ही बाबू ने कहा, अरे माशाल्लाह, इसका मतलब फिर तो तुम मेरे पोते ही हुए और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम ही असलम है। ये सुनते ही असलम ने कहा, जी जी मैं ही असलम हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? बाबू ने कहा, बेटा रफ़ीक ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, क्या क्योंकि तुम भी इस शैतानी चीज़ को देखा था। ये सुनते ही असलम ने कहा, जी जी वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ थी, लेकिन अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि अब मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ घर वापस आ रहा था। ये सुनते ही बाबू ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, जब तक अल्लाह का पाक का कलम ज़बान पर हो तब तक ये सुनते ही बाबू ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, जब तक अल्लाह पाक का कलाम ज़बान पर हो तब तक कोई भी शैतानी चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बशर्त अल्लाह का कलाम बिल्कुल सही अल्फाज में पढ़ा जाए। असलम ने कहा, जी सही कहा आपने। इतने में असलम बाबू को लेकर घर पहुंच गया। फिर बाबू ने रफ़ीक को सब बताया जो उसके जाने के बाद हुआ। तो रफ़ीक के साथ असलम और हनीफ भी वह सब सुनकर हैरान रह गए। इतने में रफ़ीक ने बाबू से कहा, चचा अब हम क्या करेंगे? बाबू ने कहा, बेटा जो पानी में
جو پانی میں نے اس منحوس پر پھینکا تھا، اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی تو اسی وقت جل کر خاک ہو جاتی، لیکن یہ شیطانی چیز بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے مجھے آج رات تمہارے اس صحن میں بیٹھ کر ایک عمل کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم اس منحوس پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ عمل میرے استاد مرحوم نے مجھے سکھایا تھا، لیکن یہ عمل بہت ہی مشکل اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ عمل کے دوران مجھے آپ میں سے کوئی بھی آواز نہ دے اور نہ ہی کوئی میرے قریب آئے، ورنہ میرا عمل وہیں ختم ہو جائے گا اور ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ یہ سنتے ہی حنیف نے رفیق سے کہا، بیٹا، بابو جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، اور گھر کے باقی لوگوں کو بھی اس بارے میں بتا دو تاکہ بابو کے عمل میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے۔ رفیق نے کہا، ٹھیک ہے ابو۔ یہ کہتے ہوئے رفیق کمرے میں چلا گیا اور آمنہ کو بھی بابو کے عمل کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ سمیرہ کو بھی سمجھا دینا۔ یہ سب سن کر آمنہ نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دیر میں سب لوگوں نے رات کا کھانا وغیرہ کھایا اور بابو نے گھر سے صحن میں جا کر رفیق سے کہا، بیٹا کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ رفیق نے جلدی سے موبائل میں دیکھ کر کہا، چچا 9:13 ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی بابو نے رفیق سے کہا، جلدی سے کوئی چٹائی یا چادر لا کر صحن کے درمیان میں بچھا دو اور سب لوگوں کو لے کر اندر چلے جاؤ اور کمرے کو اندر سے بند کر لینا، لیکن جب تک میں نہ کہوں کوئی بھی کمرے سے باہر نہ آئے، کیونکہ اس عمل میں ایک بات ہے جو اگر میں نے تمہیں بتا دی تو ہو سکتا ہے اسے سنتے ہی تم سب لوگ ڈر جاؤ اور اسی ڈر کی وجہ سے تم میں سے کوئی کسی قسم کی غلطی کر بیٹھے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ ایک ہلکی سی غلطی سے یہ میری زندگی کا آخری عمل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عمل کے دوران آپ کو طرح طرح کی آوازیں آ سکتی ہیں یا کوئی دروازے پر دستک دے سکتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی آپ لوگوں کو آواز دوں تو آپ نے اس پر کان نہیں دھرنے۔ پھر صحن میں چاہے جتنی بھی چیخو پکار کیوں نہ ہو جائے، لیکن کوئی باہر مت آئے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جلدی کرو، وقت نکلا جا رہا ہے۔ یہ سن کر رفیق نے جلد سے ایک چادر لا کر صحن میں بچھا دی اور ایک کمبل بھی چٹائی پر رکھتے ہوئے کہا، چچا اس کھلے آسمان کے نیچے آپ ٹھنڈ سے بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے عمل کرنے سے پہلے آپ یہ کمبل بھی اوڑھ لیجیے گا۔ یہ سنتے ہی بابو نے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا، اب تم سب لوگ کمرے میں چلے جاؤ۔ رفیق نے ہاں میں سر ہلایا اور سب کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ پھر بابو نے اپنے تھیلے سے ایک پاؤڈر سا لے کر چادر کے گرد ایک دائرہ سا لگا لیا، پھر چادر پر بیٹھ کر اپنے تھیلے میں سے کچھ عجیب سی چیزیں نکال لیں، جس میں اگربتیاں، ایک لال کپڑا اور ایک مٹی سے بنا مرتبان اور جانوروں کی مختلف ہڈیاں اور کچھ طرح طرح کے موتی سے بنی ہوئی تسبیح بھی نکالی۔ پھر اس تسبیح کو پکڑ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ اس رات دھند پوری طرح سے پورے صحن میں اتر چکی تھی۔ اس دوران بابو مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا، اتنے میں خوفناک سی گڑگڑاہٹ کی آواز آئی۔ اسی وقت بابو نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو وہ منحوس عورت گھر کے باہری دروازے پر لیٹی ہوئی اپنی خوفناک آنکھیں پھاڑے بابو کو گھور رہی تھی۔ اس دوران اس کے بال گھر کے صحن کی زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ ابھی بابو اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ دیوار سے نیچے اتر کر صحن میں داخل ہو گئی اور آہستہ آہستہ سے اپنے الٹے پیروں سے چلتی ہوئی بابو کی طرف راتے ہوئے بڑھنے لگی، لیکن اس دوران بابو مسلسل بڑھائی کرتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بابو کے پاس آئی تو اس کا پاؤں اس دائرے راتے ہوئے بابو سے دور ہٹ گئے، دائرے پر آ گیا اور اس کا پاؤں بری طرح سے جلنے لگا اور وہ راتے ہوئے بابو سے دور ہٹ گئی اور اپنا گندا سا منہ کھول کر عجیب سی آواز میں کراتے ہوئے بابو کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی دوران اس کے خونخوار دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اتنے میں باہری دروازے پر دستک ہوئی اور کسی عورت نے آمنہ کو آواز دیتے ہوئے کہا، ارے دروازہ کھولو۔ اس کی آواز سنتے ہی یہ منحوس عورت فوراً دیوار پر چڑھی اور دروازے کے باہر کھڑی عورت اس عورت کو دیکھ کر گھبرانے لگی اور اسی وقت باہر سے چیخوں کی آواز سنائی دی تو بابو جلدی سے اٹھ کر اس عورت کو بچانے کے لیے باہر گیا تو باہر آمنہ کی ہمسائی آنٹی نصرت تھی، جو کہ اس منحوس عورت کو دیکھتے ہی چیخ رہی تھی۔ آنٹی نصرت کی نظر بابو پر پڑی تو وہ جلدی سے دوڑ کر بابو سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اسی دوران بابو نے آنٹی کو دھکا دے کر خود سے دور کرتے ہوئے کہا، مجھ سے دور ہٹو غیر محرم۔ لیکن آنٹی بار بار بابو
ڈرتے ہوئے بابو سے لپٹ رہی تھی تو بابو نے آنٹی نصرت کو خود سے دور کرتے ہوئے گھر کے اندر دھکیل دیا۔ باہر سے دروازہ بند کرنے لگا، لیکن اسی دوران وہ منحوس بابو کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ اسی بوکھلاہٹ میں بابو کے منہ سے کلمہ پڑھتے ہوئے غلطیاں ہونے لگیں تو اتنے میں اس منحوس نے بابو کے سینے میں اپنا ہاتھ مارا، جو کہ بابو کے سینے میں دھنس گیا۔ اسی وقت بابو کے منہ سے خون کی الٹی نکلی، پھر اس کا دل بھی اس کے سینے سے نکال لیا اور اسے چباتے ہوئے بابو کے مردہ جسم کو اپنے ساتھ لے کر کہیں چلی گئی۔ پھر کافی دیر گزر جانے کے بعد جب رفیق اسلم کے ساتھ کمرے سے ڈرتے ہوئے باہر صحن میں آیا تو بابو کی تمام چیزیں اسی جگہ ویسے ہی پڑی ہوئی تھیں، لیکن بابو وہاں موجود نہیں تھا۔ اتنے میں اسلم کی نظر آنٹی نصرت کی طرف پڑی، جو کہ صحن میں بے ہوش پڑی تھی، تو اس نے آنٹی نصرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رفیق سے کہا، ابو وہ دیکھیں، وہ تو آنٹی نصرت ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسلم اور رفیق جلدی سے نصرت کے پاس گئے تو رفیق نے جلدی سے آمنہ کو آواز دے کر بلایا اور سب لوگ آنٹی نصرت کو اٹھا کر کمرے میں لے گئے اور نصرت کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی دوران رفیق نے حیرت سے اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابو چاچا کہاں چلے گئے؟ یہ کہتے ہوئے رفیق جلدی سے واپس صحن میں آیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بابو کو آواز دینے لگا، لیکن بابو کہیں نظر نہیں آیا۔ اتنے میں رفیق کی نظر باہر گیٹ پر پڑی تو گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے رفیق جلدی سے گیٹ کے پاس پہنچا تو اچانک اس کی نظر گیٹ سے باہر زمین پر پڑی تو اسے زمین پر پانی جیسا کچھ گرا ہوا نظر آیا۔ اسی وقت رفیق موبائل کی ٹارچ آن کر کے جیسے ہی اس پانی کی طرف دیکھا تو وہاں پانی نہیں بلکہ بہت سارا خون زمین پر گرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی یہاں کسی جانور کو ذبح کر کے گیا ہے، اور یہ دیکھتے ہی رفیق گیٹ سے اندر آیا اور اس نے گیٹ کو لاک کرتے ہی واپس اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی اور کمرے میں جاتے ہی گھبراہٹ میں باہر گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہاں خون ہے، وہاں خون ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ رفیق کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں اسلم نے کہا، ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رفیق نے کہا، بیٹا مجھے لگتا ہے بابو چاچا کو کسی نے نقصان پہنچا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی اسلم نے کہا، ابو پھر تو ہمیں باہر جا کر انہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ رفیق نے کہا، بیٹا بات تو صحیح ہے، لیکن اس وقت بہت خطرہ ہے۔ ابھی رفیق یہ بات کر ہی رہا تھا کہ آنٹی نصرت کو ہوش آ گیا اور وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اچانک اٹھ کر بولی، وہ خوفناک عورت کہاں گئی؟ یہ کہتے ہوئے نصرت بری طرح ڈر رہی تھی۔ نصرت کی یہ بات سن کر سبھی لوگ اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ پھر آمنہ نے کہا، آنٹی کون سی ڈرونی عورت؟ نصرت نے کہا، وہی عورت جو مجھے تمہارے دروازے پر ملی تھی۔ اس کا منہ کسی خونخوار جانور کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو کچھ دن پہلے مجھے فصلوں میں نظر آئی تھی۔ یہ سنتے ہی آمنہ نے ڈرتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور نصرت کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے میں رفیق نے کہا، آنٹی کیا وہ منحوس عورت ہمارے دروازے پر تھی؟ نصرت نے اپنی کانپتی ہوئی گردن کو ہاں میں ہلایا اور پھر نصرت نے وہ سب کچھ بتایا جو اس کے ساتھ دروازے پر ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا، تو آنٹی کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ جس نے آپ کو بچایا تھا وہ انسان کہاں چلا گیا؟ یہ سن کر نصرت نے کہا، نہیں میں نہیں جانتی کہ وہ شخص کہاں گیا، کیونکہ جب اس آدمی نے میری جان بچانے کے لیے مجھے تمہارے دروازے سے اندر دھکا دیا تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میں زمین پر گر گئی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اگر آج وہ شخص مجھے بچانے کے لیے وہاں نہیں آتا تو شاید وہ خوفناک عورت مجھے مار دیتی۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا، آنٹی دراصل وہ میرے ابو کے دوست تھے۔ یہ کہنے کے بعد رفیق نے آنٹی نصرت کو بابو کے بارے میں سب کچھ بتایا تو آنٹی نصرت نے کہا، رفیق مجھے لگتا ہے تمہیں ان کو جا کر تلاش کرنا چاہیے، کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ ہوں۔